कौटिल्य अर्थशास्त्र खंड 5 दरबारी लोगों का आचरण। अध्याय 1 दंडों के संबंध में। किलेबंद शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शांति में बाधा डालने वाले उपायों पर चर्चा हो चुकी। अब हम राजा और उसके राज्य के विरुद्ध राजद्रोह को दबाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उन सरदारों के संबंध में जो राजा की सेवा में रहते हुए भी उसके प्रति शत्रुता रखते हैं या उसके शत्रु का पक्ष लेते हैं। एक गुप्त मिशन पर तैनात जासूस या राजा के पक्ष में समर्पित एक तपस्वी का वेश धारण करने वाला जासूस, जैसा कि पहले बताया गया है, कार्य में लगाया जाएगा, या फूट डालने की कला में प्रशिक्षित जासूस, जैसा कि शत्रु के गांवों पर आक्रमण के संदर्भ में वर्णित किया जाएगा, कार्य में लगाया जा सकता है। न्याय के हित में राजा उन दरबारी या सरदारों के संघ को गुप्त रूप से दंडित कर सकता है जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और जिन्हें खुलेआम दंडित नहीं किया जा सकता। एक जासूस राजद्रोही मंत्री के भाई को उकसा सकता है और आवश्यक प्रलोभन देकर उसे राजा के पास ले जा सकता है। राजा उसे अपने राजद्रोही भाई की संपत्ति पर अधिकार और उपभोग प्रदान करके उसे अपने भाई पर हमला करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और जब वह अपने भाई की हथियार या विष से हत्या कर देता है तो उसे पितृ हत्या के बहाने उसी स्थान पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसी उपाय में राजद्रोह करने वाले पारसवा, जो ब्राह्मण और शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुआ हो, और राजद्रोह करने वाली दासी के पुत्र के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का भी वर्णन किया जाएगा। या फिर किसी जासूस के उकसावे पर राजद्रोही मंत्री का भाई उत्तराधिकार पर अपना दावा पेश कर सकता है। जब दावेदार रात में राजद्रोही मंत्री के घर के दरवाजे पर या कहीं और लेटा हो तो एक शातिर जासूस उसकी हत्या कर सकता है और घोषणा कर सकता है, हाय उत्तराधिकारी के दावेदार की उसके भाई द्वारा हत्या कर दी गई। तब पीड़ित पक्ष का पक्ष लेते हुए राजा दूसरे पक्ष को दंडित कर सकता है। राजद्रोही मंत्री की उपस्थिति में जासूस उसके भाई को, जो उत्तराधिकारी का दावा कर रहा है, पीटने की धमकी दे सकते हैं। फिर जब दावेदार दरवाजे पर खड़ा हो इत्यादि पहले की तरह। इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत किन्हीं दो राजद्रोही मंत्रियों के बीच कपटपूर्ण तरीके से उत्पन्न हुए झगड़े की व्याख्या की जाएगी, जिनके परिवार में किसी बेटे या पिता ने बहू के साथ यौन संबंध बनाए हो या किसी भाई ने दूसरे भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए हो। एक जासूस राजद्रोही मंत्री के पुत्र के विनम्र और गरिमामय व्यवहार का फायदा उठाते हुए उससे कह सकता है, यद्यपि तुम राजा के पुत्र हो, फिर भी शत्रुओं के भय से तुम्हें यहाँ रखा गया है। राजा चुपके से इस भ्रमित व्यक्ति का सम्मान कर सकता है और उससे कह सकता है कि मंत्री से खतरे की आशंका के कारण मैंने तुम्हारा राज्याभिषेक स्थगित कर दिया है, यद्यपि तुम युवराज बनने की आयु प्राप्त कर चुके हो। फिर जासूस उसे मंत्री की हत्या करने के लिए उकसा सकता है। हत्या पूरी होने पर उसे भी उसी स्थान पर पितृ हत्या के बहाने मौत की सजा दी जा सकती है। एक भिक्षुणी महिला राजद्रोही मंत्री की पत्नी को प्रेम की भावनाओं को उत्तेजित करने वाली औषधियां देकर मोहित कर सकती है और उस पत्नी के माध्यम से मंत्री को जहर देने की साजिश रच सकती है। इन उपायों के विफल होने पर राजा किसी विद्रोही मंत्री को अयोग्य सैनिकों और तेज तर्रार जासूसों की सेना के साथ किसी विद्रोही जंगली जनजाति या गांव को दबाने या किसी निर्जन क्षेत्र से सटे इलाके में नए देश या सीमा अधीक्षक नियुक्त करने या किसी अत्यधिक विद्रोही शहर को नियंत्रण में लाने या पड़ोसी देश से राजा को दे कर लाने वाले कारवां को वापस लाने के लिए भेज सकता है। उपरोक्त अभियान के परिणाम स्वरूप दिन या रात में होने वाले किसी भी दंगे में तेज तर्रार जासूस या लुटेरे के वेश में जासूस मंत्री की हत्या कर सकते हैं और घोषणा कर सकते हैं कि वह युद्ध में मारा गया। शत्रु के विरुद्ध मार्च करते समय या खेलकूद में व्यस्त रहते समय राजा अपने राजद्रोही मंत्रियों को मुलाकात के लिए बुला सकता है। मंत्रियों को राजा के पास ले जाते समय
गुप्त हथियारों से लैस कुछ जासूस राजा के तंबू के मध्य भाग में प्रवेश की अनुमति के लिए अपनी तलाशी करवाएंगे और द्वारपालों द्वारा हथियार सहित पकड़े जाने पर राजद्रोही मंत्रियों के सहयोगी होने की घोषणा करेंगे। इस मामले को सार्वजनिक करने के बाद द्वारपाल मंत्रियों को मृत्यु दंड देंगे और उन जासूसों के स्थान पर कुछ अन्य लोगों को फांसी दी जाएगी। शहर से बाहर खेलकूद में व्यस्त रहने के दौरान राजा अपने राजद्रोही मंत्रियों को अपने कमरे के पास ही आवास देकर सम्मानित कर सकता है। रानी के वेश में किसी कुटिल स्त्री को इन मंत्रियों के कमरे में पकड़ा जा सकता है और उनके खिलाफ पहले की तरह ही कार्रवाई की जा सकती है। एक चटनी बनाने वाला या मिठाई बनाने वाला किसी राजद्रोही मंत्री की चापलूसी करके उससे चटनी और मिठाई मांग सकता है। केवल तुम ही इन चीजों के योग्य हो। फिर वह उन दोनों चीजों और आधे कप पानी में जहर मिलाकर उन्हें शहर के बाहर राजा के भोज में परोस सकता है। इस घटना की जानकारी जनता को देते हुए राजा उन दोनों मंत्री और रसोइये को जहर देने का आरोप लगाकर मौत की सजा दे सकता है। यदि कोई राजद्रोही मंत्री जादू टोने का आदी है तो एक कुशल जादूगर का वेश धारण किया हुआ जासूस उसे यह विश्वास दिला सकता है कि जादू टोने के माध्यम से किसी भी सुंदर वस्तु जैसे मगरमच्छ, कछुआ या केंकड़ा युक्त बर्तन को प्रकट करके वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जब वह इस विश्वास के साथ जादू टोने में लगा हो तो जासूस उसे जहर देकर या लोहे की छड़ से मारकर उसकी हत्या कर सकता है और यह घोषणा कर सकता है कि उसने जादू टोने के अपने झुकाव के कारण स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। एक जासूस चिकित्सक के वेश में किसी राजद्रोही मंत्री को यह विश्वास दिला सकता है कि वह किसी घातक या लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसे दवा और आहार बताते हुए उसे जहर देने की साजिश रच सकता है। सॉस बनाने वालों और मिठाई बनाने वालों के वेश में जासूस मौका मिलते ही उसे जहर देने की साजिश रच सकते हैं। राजद्रोहियों से छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार के गुप्त उपाय अपनाए गए हैं। राजा और उसके राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले राजद्रोही व्यक्तियों से छुटकारा पाने के उपायों के संबंध में जब किसी राजद्रोही व्यक्ति से छुटकारा पाना हो तो एक अन्य राजद्रोही व्यक्ति को अक्षम सैनिकों और तेज तर्रार जासूसों की सेना के साथ इस मिशन के साथ भेजा जा सकता है। इस किले या देश में जाओ और एक सेना या कुछ राजस्व जुटाओ। किसी दरबारी से उसका सोना छीन लो। किसी दरबारी की बेटी को बलपूर्वक ले आओ। एक किला बनाओ, एक बाग खोलो, यातायात के लिए एक सड़क बनाओ, एक नया गांव बसाओ, एक खान का दोहन करो, लकड़ी या हाथियों के लिए वन अभयारण्य बनाओ, एक जिला या सीमा निर्धारित करो और उन लोगों को गिरफ्तार करो और पकड़ो जो तुम्हारे काम में बाधा डालते हैं या तुम्हारी मदद नहीं करते। इसी प्रकार दूसरे पक्ष को उपरोक्त व्यक्ति के मनोबल को कम करने का निर्देश दिया जा सकता है। जब काम पर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होता है तो गुप्त रूप से तैनात तेज तर्रार जासूस अपने हथियार फेंक कर राजद्रोही व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं और अन्य लोगों को गिरफ्तार करके अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए। जब सीमाओं, खेतों की उपज, घरों की सीमाओं के संबंध में या वस्तुओं, उपकरणों, फसलों और भोज ढोने वाले पशुओं को हुए किसी भी नुकसान के संबंध में या तमाशों और जुलूसों को देखने के अवसरों पर राजद्रोही कस्बों, गांवों या परिवारों में कोई विवाद, चाहे वह वास्तविक हो या उग्र जासूसों द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उत्पन्न होता है तो उग्र जासूस हथियार फेंक सकते हैं और कह सकते हैं जो इस आदमी से झगड़ा करते हैं उसके साथ यही किया जाता है और इस अपराध के लिए दूसरों को दंडित किया जा सकता है। जब राजद्रोही व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो उग्र जासूस उनके खेतों, फसल भूमियों और घरों में आग लगा सकते हैं। उनके रिश्तेदार, दोस्तों और भोज ढोने वाले जानवरों पर हथियार फेंक सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने राजद्रोहियों के उकसावे पर ऐसा किया और इस अपराध के लिए दूसरों को दंडित किया जा सकता है। जासूस किलों या ग्रामीण इलाकों में राजद्रोही व्यक्तियों को एक दूसरे के भोज में आमंत्रित कर सकते हैं जहां जहर पिलाने वाले लोग जहर दे सकते हैं और इस अपराध के लिए दूसरों को दंडित किया जा सकता है।
एक भिक्षुणी किसी जिले के राजद्रोही सरदार को यह विश्वास दिला सकती है कि दूसरे जिले के राजद्रोही सरदार की पत्नी, पुत्री या बहू उससे प्रेम करती है। वह धोखे में आए सरदार द्वारा किए गए गहने पत्नी पुत्र आदि को देने के लिए ले सकती है और उन्हें दूसरे सरदार के सामने पेश करके यह कहानी सुना सकती है कि इस सरदार ने अपनी जवानी के घमंड में आकर दूसरे सरदार की पत्नी, पुत्री या बहू के साथ प्रेम संबंध बनाए। रात में दोनों सरदारों के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ जाता है इत्यादि, जैसा कि पहले बताया गया। राजा या सेनापति राजद्रोही सेना द्वारा डराए गए शत्रु व्यक्तियों को कुछ लाभ दे सकता है और बाद में उनके प्रति अपनी नाराजगी प्रकट कर सकता है। फिर राजा की किसी अन्य राजद्रोही सेना द्वारा डराए गए कुछ अन्य व्यक्तियों को अयोग्य सैनिकों और तेज तर्रार जासूसों की सेना के साथ पहले वाली सेना के विरुद्ध भेजा जा सकता है। इस प्रकार राजद्रोही व्यक्तियों से छुटकारा पाने के सभी उपाय एक ही प्रकार के होते हैं। राजद्रोहियों को इस प्रकार पराजित करने के बाद जो भी पुत्र मन की अशांति न दिखाए, उसे अपने पिता की संपत्ति प्राप्त होगी। केवल इसी प्रकार समस्त राष्ट्र राजा के पुत्रों और पोतों का निष्ठापूर्वक अनुसरण करेगा और मनुष्य जनों द्वारा उत्पन्न सभी कष्टों से मुक्त रहेगा। धैर्यवान होने और वर्तमान या भविष्य में किसी भी प्रकार की अशांति की आशंका न होने के कारण राजा अपने स्वयं के विषयों और शत्रुओं के पक्षधर लोगों दोनों को गुप्त रूप से दंड दे सकता है। अध्याय 2 राजकोष की पुनः पूर्ति। जो राजा आर्थिक संकट में हो और उसे धन की आवश्यकता हो, वह मांग द्वारा राजस्व एकत्र कर सकता है। अपने देश के उन क्षेत्रों में जो जल के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है और अनाज से समृद्ध है, वह अपनी प्रजा से उनकी क्षमता के अनुसार 1/3 या 1/4 अनाज की मांग कर सकता है। वह अपनी उन प्रजा से कभी भी अनाज की मांग नहीं करेगा जो मध्यम या निम्न गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में रहते हैं, न ही उन लोगों से जो किलेबंदी, उद्यान, भवन, यातायात के लिए सड़कें बनाने, बंजर भूमि पर उपनिवेश स्थापित करने, खानों का दोहन करने और लकड़ी और हाथियों के लिए वन अभयारण्य बनाने में बहुत सहायक है, न ही उन लोगों से जो उसके राज्य की सीमा पर रहते हैं या जिनके पास पर्याप्त जीविका नहीं है। दूसरी ओर वह बंजर भूमि पर उपनिवेश स्थापित करने वालों को अनाज और पशुधन प्रदान करेगा। वह अपनी प्रजा के बीज और जीविका के लिए आवश्यक अनाज की कटौती के बाद शेष बचे हुए अनाज का 1/4 सोने से खरीद सकता है। वह वनवासियों की संपत्ति के साथ साथ वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों की संपत्तियों पर कब्जा नहीं करेगा। वह मालिकों को उचित मूल्य देकर इसे भी खरीद सकता है। यदि वे उपाय विफल हो जाएं, तो कलेक्टर जनरल के सेवक किसानों को ग्रीष्म ऋतु की फसलें उगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यह कहकर कि दोषी पाए जाने वालों से दुगना जुर्माना वसूला जाएगा। वे राजा के कर्मचारी बुवाई के मौसम में बीज बोएंगे। फसल पक जाने पर वे सब्जियों और अनाजों के रूप में एकत्रित उपज को छोड़कर सब्जियों और अन्य पकी हुई उपज का एक हिस्सा मांग सकते हैं। वे फसल के खेतों में बिखरे हुए अनाजों से परहेज करेंगे ताकि उनका उपयोग पूजा के अवसरों पर देवी देवताओं और पूर्वजों को अर्पण करने, गायों को खिलाने या भिक्षुओं और ग्राम कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए किया जा सके। जो कोई अपना अनाज छुपाता है, उसे प्रत्येक प्रकार के अनाज की 8 गुना राशि का जुर्माना देना होगा और जो कोई दूसरे व्यक्ति की फसल चुराता है, उसे 50 गुना राशि का जुर्माना देना होगा, बेशर्ते चोर उसी समुदाय का हो। लेकिन यदि वह विदेशी है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वे राजा के कर्मचारी किसानों से उनके अनाज का 1/4, वन उत्पादों का 1/6 हिस्सा और कपास, मोम, कपड़े, वृक्षों की छाल, भांग, ऊन, रेशम, औषधियाँ, चंदन, फूल, फल, सब्जियाँ, जलाऊ लकड़ी, बांस, मांस और सूखे मांस जैसी वस्तुओं का भी 1/6 हिस्सा मांग सकते हैं। वे सभी हाथी दांत और जानवरों की खाल का आधा हिस्सा भी ले सकते हैं और राजा से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी वस्तु का व्यापार करने वालों को प्रथम दंड से दंडित कर सकते हैं। किसानों से वसूली के संबंध में यही जानकारी है। सोने, चांदी, हीरे, कीमती पत्थरों, मोतियों, मूंगों, घोड़ों और हथियारों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को 50 कर देना होगा।
सूती धागे, कपड़े, तांबा, पीतल, कांसा, चंदन, औषधियां और शराब का व्यापार करने वालों को 40 कर देना होगा। अनाज, तरल पदार्थ, धातु यानी लोहा और बैलगाड़ियों का व्यापार करने वालों को 30 कर देना होगा। कांचा का व्यापार करने वालों और उत्तम कारीगरों को 20 कर देना होगा। घटिया कारीगरी की वस्तुएं और वेश्याओं को रखने वालों को 10 कर देना होगा। लकड़ी, बांस, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, पके हुए चावल और सब्जियों का व्यापार करने वालों को 5 कर देना होगा। नाटककारों और वेश्याओं को अपनी मजदूरी का आधा देना होगा। सुनारों की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उनके किसी भी अपराध को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे ईमानदार और निर्दोष होने का दिखावा करते हुए अपना कपटपूर्ण व्यापार करते हैं। व्यापारियों पर पड़ने वाले दबावों के बारे में इतना ही। मुर्गे और सूअर पालने वाले व्यक्ति अपने पशुओं का आधा हिस्सा सरकार को सौंप देंगे। निम्न श्रेणी के पशु पालने वाले व्यक्ति 1/6 हिस्सा देंगे। गाय, भैंस, खच्चर, गधे और ऊंट पालने वाले व्यक्ति अपने पशुओं का 1/10वां हिस्सा देंगे। वैश्याओं का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति राजा की सेवा में सुंदर और युवा महिलाओं की सहायता से राजस्व एकत्र करेंगे। चरवाहों से संबंधित मांगों के बारे में इतना ही। ऐसी मांगे केवल एक ही बार की जाएंगी, 2 बार नहीं। यदि ऐसी मांगे नहीं की जाती तो कलेक्टर जनरल किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय का बहाना बनाकर नागरिकों और ग्रामीण लोगों से चंदा इकट्ठा करेगा। सामूहिक रूप से पकड़े गए व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बड़ी रकम दान करेंगे और इसी उदाहरण से प्रेरित होकर राजा अपनी प्रजा के अन्य लोगों से भी चंदा मांग सकता है। नागरिकों का वेश धारण किए हुए जासूस कम चंदा देने वालों की निंदा करेंगे। धनी व्यक्तियों से उनकी सामर्थ्य के अनुसार जितना सोना वे दे सकते हैं उतना देने का अनुरोध किया जा सकता है। जो लोग अपनी इच्छा से या भलाई के इरादे से राजा को अपना धन अर्पित करते हैं उन्हें उनके सोने के बदले दरबार में पद, छतरी, पगड़ी या कुछ आभूषण देकर सम्मानित किया जाएगा। जादूगरों के वेश में जासूस सुरक्षा सुनिश्चित करने के बहाने न केवल विधर्मियों के समाज और मंदिरों का पैसा बल्कि एक मृत व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति का पैसा भी ले जाएंगे जिसका घर जल गया हो, बेशर्ते कि वह पैसा ब्राह्मणों के उपयोग में न हो। धार्मिक संस्थानों का अधीक्षक किलेबंद शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के देवताओं की विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को एक स्थान पर एकत्रित कर सकता है और उस संपत्ति को राजा के खजाने में ले जा सकता है, या किसी रात किसी देवता या वेदी की स्थापना करके, या तपस्वियों के किसी पवित्र स्थान का उद्घाटन करके, या किसी अशुभ संकेत की ओर इशारा करके राजा जुलूस और सभाओं के आयोजन के बहाने आपदाओं को टालने के लिए जीविका एकत्र कर सकता है। या फिर वह राजा के बगीचे में मौजूद उन पवित्र वृक्षों में से किसी एक को दिखाकर देवताओं के आगमन की घोषणा करेगा जिन पर असमय फूल और फल लगे हों। या फिर शहर के किसी पेड़ पर दुष्ट आत्मा के आगमन के कारण झूठी दहशत फैलाकर जिसमें एक आदमी छिपा हुआ है और तरह तरह की शैतानी आवाजें निकाल रहा है, राजा के जासूस तपस्वियों के वेश में धन इकट्ठा कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा को प्रसन्न करने और उसे वापस भेजने के उद्देश्य से। या फिर जासूस दर्शकों को किसी भूमिगत मार्ग से जुड़े कुएं में असंख्य सिरों वाले सर्प को दिखाने का लालच देकर उनसे दर्शन के लिए शुल्क वसूल सकते हैं। या वे किसी सर्प की मूर्ति के शरीर में बने छेद में, या किसी मंदिर के कोने में बने गड्ढे में, या चींटियों के टीले के खोखले भाग में भोजन से बेहोश किए गए नाग को रख सकते हैं और भोले भाले दर्शकों को एक निश्चित राशि का भुगतान करके उसे दिखाने के लिए बुला सकते हैं। जो लोग स्वभाव से भोले भाले नहीं होते उन पर जासूस बेहोशी की दवा मिले पवित्र जल का छिड़काव कर सकते हैं या उन्हें वह जल पिला सकते हैं और उनकी बेहोशी का कारण देवताओं का श्राप बता सकते हैं। या फिर किसी बहिष्कृत व्यक्ति अभित्याक्त को नाक से कटवा कर जासूस अशुभ घटनाओं के निवारण के बहाने राजस्व वसूल कर सकते हैं। या फिर राजा का कोई जासूस व्यापारी का वेश धारण करके किसी धनी व्यापारी का साझेदार बन जाए और उसके साथ मिलकर व्यापार करे। जैसे ही बिक्री, जमा और ऋण के रूप में अच्छी खासी रकम जमा हो वह उस रकम को लूट ले। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सिक्कों का परीक्षक और राज्य का सुनार क्या क्या कार्य करते हैं। या फिर कोई जासूस किसी धनी व्यापारी अपने विशाल व्यापार के लिए
प्रसिद्ध किसी वास्तविक धनी व्यापारी का वेश धारण करके भारी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं उधार ले सकता है या गिरवी रख सकता है, या विभिन्न प्रकार के माल की खरीद के लिए निगमों से सोने की छड़ें या ढाले हुए सोने के सिक्के उधार ले सकता है। ऐसा करने के बाद वह उसी रात अपना सारा माल लूटे जाने दे सकता है। वैश्याएं जो पवित्र स्त्रियों का वेश धारण किए जासूस होती हैं, राजद्रोही व्यक्तियों से प्रेम कर सकती है। राजद्रोही व्यक्तियों के जासूसों के आवास में आते ही उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनकी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। यह जब भी एक ही परिवार के किन्हीं दो राजद्रोही गुटों के बीच झगड़ा होता है, तो इस उद्देश्य के लिए पहले से नियुक्त विषनाशक एक गुट को जहर दे सकते हैं और दूसरे गुट पर अपराध का आरोप लगाकर उसकी संपत्ति छीन ली जाती है। एक बहिष्कृत व्यक्ति उच्च कुल के व्यक्ति का वेश धारण करके राजद्रोही व्यक्ति से बड़ी धनराशि का दावा कर सकता है, जिसे दावाकर्ता द्वारा राजद्रोही व्यक्ति की हिरासत में रखा गया बताया जाता है, या राजद्रोही व्यक्ति के विरुद्ध बकाया भारी ऋण का या पैतृक संपत्ति में हिस्से का। एक बहिष्कृत व्यक्ति राजद्रोही व्यक्ति का दास होने का ढोंग कर सकता है और वह राजद्रोही व्यक्ति की पत्नी, पुत्री या बहू को दासी या व्यक्ति का दास होने का ढोंग करने के बाद पत्नी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और जब बहिष्कृत व्यक्ति रात में राजद्रोही व्यक्ति के घर के द्वार पर लेटा हो या कहीं और रह रहा हो, तो एक गुप्त जासूस उसकी हत्या कर सकता है और घोषणा कर सकता है, दावेदार अपनी संपत्ति या पत्नी का इस प्रकार मारा गया है और इस अपराध के लिए अन्य लोगों अर्थात राजद्रोही व्यक्ति और उसके अनुयायियों को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। या फिर एक जासूस तपस्वी का वेश धारण करके किसी राजद्रोही व्यक्ति को जादू टोने की सहायता से अधिक धन प्राप्त करने का प्रलोभन दे सकता है और कह सकता है, मैं ऐसे जादू टोने में निपुण हूँ जिससे असीमित धन प्राप्त होता है, या किसी व्यक्ति को राजा के महल में प्रवेश मिलता है, या किसी भी स्त्री का प्रेम जीता जा सकता है, या किसी के शत्रु का अंत किया जा सकता है, या किसी की आयु बढ़ाई जा सकती है, या यदि कोई चाहे तो उसे पुत्र प्रदान किया जा सकता है। यदि राजद्रोही व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए जादू टोने की प्रक्रिया जारी रखने की इच्छा प्रकट करता है, तो जासूस किसी कब्रिस्तान में वेदी के पास देवता को मांस, मदिरा और सुगंध से युक्त प्रचुर मात्रा में भेंट चढ़ा सकता है, जहां पहले से ही किसी पुरुष या बच्चे के शव को थोड़ी मात्रा में धन के साथ छिपाया गया हो। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद छिपे हुए खजाने को खोदकर निकाला जा सकता है और राजद्रोही व्यक्ति को बताया जा सकता है कि क्योंकि भेंट कम थी इसलिए खजाना भी उसी अनुपात में कम है कि अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए सबसे मूल्यवान भेंटें दी जानी चाहिए और फिर उस नव प्राप्त धन से मूल्यवान भेंटें खरीदी जानी चाहिए। तब वह भेंटे के लिए वस्तुएं खरीदते समय ही पकड़ा जा सकता है। एक महिला जासूस शोक संतप्त मां के वेश में उपरोक्त मामले के संबंध में यह कहकर शोर मचा सकती है कि उसके बच्चे की हत्या जादू टोना के उद्देश्य से की गई थी। जब कोई राजद्रोही व्यक्ति रात में जादू टोना करता है या जंगल में बलि देता है या पार्क में खेलकूद करता है, तो उग्र जासूस उसकी हत्या कर सकते हैं और उसके शव को बहिष्कृत व्यक्ति के शव के रूप में ले जा सकते हैं। या फिर कोई जासूस राजद्रोही व्यक्ति के नौकर के वेश में अपने स्वामी से प्राप्त वेतन में जाली सिक्के मिलाकर उसकी गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। या फिर कोई जासूस सुनार के वेश में किसी राजद्रोही व्यक्ति के घर में कुछ काम करने का जिम्मा ले सकता है और अपने मालिक के घर में नकली सिक्के बनाने के लिए आवश्यक उपकरण इकट्ठा कर सकता है। एक जासूस चिकित्सक का वेश धारण करके राजद्रोही चरित्र वाले स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ घोषित कर सकता है और उसे जहर दे सकता है। या एक जासूस राजद्रोही व्यक्ति के सेवक के रूप में सेवा करते हुए न केवल किसी अन्य धोखेबाज जासूस से यह स्पष्टीकरण मांग सकता है कि राजा के राज्याभिषेक के लिए आवश्यक कुछ वस्तुएं और शत्रु के पत्र उसके स्वामी के कब्जे में कैसे आए, बल्कि स्वयं भी इसका स्पष्टीकरण दे सकता है। उपर्युक्त प्रकार के उपाय केवल राजद्रोहियों और दुष्टों के विरुद्ध ही किए जाएंगे, अन्य लोगों के विरुद्ध कभी नहीं। जैसे बाग से फल पकते ही तोड़ लिए जाते हैं, वैसे ही राजस्व भी पकते ही वसूला जाना चाहिए।
कच्चे राजस्व या फलों की वसूली कभी नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा इससे उनके स्रोत को नुकसान हो सकता है और भारी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अध्याय 3 सरकारी कर्मचारियों के भरण पोषण के संबंध में। अपने किलों और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार राजा को अपने सेवकों के भरण पोषण के लिए कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा निर्धारित करना चाहिए। उसे अपने सेवकों के शारीरिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें ऐसे वेतन प्रदान करने चाहिए जिससे उनमें काम करने का उत्साह उत्पन्न हो। उसे धर्म और धन के मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यज्ञ पुजारी, शिक्षक, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजा की माता और रानी प्रत्येक को 48,000 पना प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इस भरण पोषण राशि से वे प्रलोभनों के आगे शायद ही झुकेंगे और असंतुष्ट होंगे। द्वारपाल, हरम का अधीक्षक, सेनापति, कलेक्टर जनरल और चैम्बरलेन 24,000 इस राशि से वे सेवा योग्य हो जाते हैं। राजकुमार, राजकुमार की नर्स, मुख्य कांस्टेबल, नगर प्रभारी, विधि एवं वाणिज्य अधीक्षक, कारखानों के अधीक्षक, मंत्री परिषद के सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों और सीमाओं के अधीक्षक को 12,000 पना मिलेगा। इसके साथ ही वे राजा के प्रति वफादार और शक्तिशाली समर्थक होंगे। सैन्य टुकड़ियों के प्रमुख, हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सेना के प्रमुख और आयुक्त को 8,000 पना। इस संख्या से वे अपने समुदायों में अच्छा खासा प्रभाव जमा सकते हैं। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना के अधीक्षक, वन और हाथी वनों के रक्षक को 4,000 पना मिलेगा। रथ चालक, सेना का चिकित्सक, घोड़ों का प्रशिक्षक, बढ़ई और पशुपालक को 2,000 पना। भविष्यवक्ता, शकुन पढ़ने वाला, ज्योतिषी, पुराण पढ़ने वाला, कहानीकार, चारण, पुजारी का दल और सभी विभागों के अधीक्षकों को 1,000 पना मिलेगा। प्रशिक्षित सैनिक, लेखाकार और लेखकों का स्टाफ को 500 पना राशि मिलेगी। संगीतकार को 250। इनमें से तुरही बजाने वालों को अन्य लोगों की तुलना में 2 गुना वेतन मिलेगा। कारीगर और बढ़ई को 120 पना। चौपायों और दोपायों की देखरेख करने वाले सेवक, विविध कार्य करने वाले श्रमिक, शाही व्यक्ति के परिचारक, अंगरक्षक और स्वतंत्र श्रमिकों के दलाल को 60 पना का वेतन मिलेगा। राजा के सम्मानित साथी, हाथी चालक, जादूगर, पर्वत खनन करता, सभी प्रकार के सेवक, शिक्षक और विद्वान पुरुषों को उनकी योग्यता के अनुसार 500 से 1,000 पना तक का मानदेय दिया जाएगा। मध्यम श्रेणी के दूत को प्रत्येक योजन की मात्रा के लिए 10 पना मिलेंगे और 10 से 100 योजन की यात्रा करने पर दुगुना मिलेगा। राजसूय एवं अन्य यज्ञों में राजा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को अपने समतुल्य ज्ञानवान व्यक्तियों की तुलना में 3 गुना अधिक प्राप्त होगा और राजा के सारथी को 1,000 पना प्राप्त होंगे। कपटी, उदासीन, गृहस्थ, व्यापारी और तपस्वी जैसे जासूस को 1,000 पना प्राप्त होंगे। ग्राम भृतक, उग्र जासूस, विष लगाने वाले और भिक्षुणी महिलाओं को 550। जासूसों का नेतृत्व करने वाले सेवकों की संख्या 250 या उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में होनी चाहिए। 100 या 1,000 वर्गों के अधीक्षक अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों के भरण पोषण, वेतन, लाभ, नियुक्ति और स्थानांतरण को विनियमित करेंगे। राजमहल के भवनों, किलों और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त स्थानों की देखरेख के लिए नियुक्त मुख्य अधिकारी अनेक होंगे
और वे स्थायी रूप से एक ही पद पर बने रहेंगे। सेवा के दौरान शहीद होने वाले व्यक्तियों के पुत्रों और पत्नियों को भरण पोषण और वेतन मिलेगा। मृतक सेवकों के शिशुओं, वृद्धों या उनसे संबंधित मृत व्यक्तियों को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। अंत्येष्टि, बीमारी या प्रसव के अवसर पर राजा संबंधित सेवकों को उपहार प्रदान करेगा। धन की कमी होने पर राजा थोड़ी सी धनराशि के साथ वन उत्पाद, मवेशी या खेत दे सकता है। यदि वह बंजर भूमि पर बस्ती बसाना चाहता है तो वह केवल धन के रूप में ही भुगतान करेगा, और यदि वह सभी गांवों के मामलों को समान रूप से नियंत्रित करना चाहता है तो वह अपने किसी भी सेवक को कोई गांव नहीं देगा। अतः राजा न केवल अपने सेवकों का भरण पोषण करेगा, बल्कि उनकी विद्वता और परिश्रम को ध्यान में रखते हुए उनके भरण पोषण और वेतन में वृद्धि भी करेगा। सोने में किए जाने वाले 60 पना के सालार के भुगतान के बदले एक आधका को वस्तु के रूप में किए जाने वाले भुगतान में परिवर्तित किया जा सकता है। ग्रहों की युति वाले दिनों को छोड़कर सभी दिनों सूर्योदय के समय पैदल सैनिकों, घोड़ों, रथों और हाथियों को युद्ध कला का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन प्रशिक्षणों के दौरान राजा हमेशा उपस्थित रहेंगे और उनके अभ्यास को देखेंगे। हथियारों और कवच को राजा की मुहर लगने के बाद ही शास्त्रागार में दर्ज किया जाएगा। हथियारों से लैस व्यक्तियों को पासपोर्ट द्वारा अनुमति प्राप्त होने तक कहीं भी जाने की अनुमति नहीं होगी। जब हथियार खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो अधीक्षक को उनके मूल्य का दुगना भुगतान करना होगा। नष्ट किए गए हथियारों का हिसाब रखा जाएगा। सीमा रक्षकों द्वारा कारवां के पास मौजूद हथियारों और कवच को जब्त कर लिया जाएगा जब तक कि उनके पास हथियारों के साथ यात्रा करने का पासपोर्ट न हो। जब राजा किसी सैन्य दौरे पर निकलता है तो वह अपनी सेना को सक्रिय करता है। ऐसे अवसरों पर व्यापारी बनकर जासूस सैन्य चौकियों को दुगनी मात्रा में माल की आपूर्ति करते हैं, जिसका भुगतान बाद में किया जाता है। इस प्रकार न केवल राजा के माल की बिक्री का अवसर मिलता है, बल्कि दिए गए वेतन का अच्छा प्रतिफल प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए जब प्राप्तियों और व्यय दोनों का ठीक से ध्यान रखा जाता है तो राजा को कभी भी वित्तीय या सैन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन यापन और मजदूरी के संबंध में ये कुछ विकल्प हैं। जासूस, वैश्याएं, कारीगर, गायक और वृद्ध सैन्य अधिकारी सैन्य कर्मियों की शुद्ध या अशुद्ध आचरण की सावधानी पूर्वक जांच करेंगे। अध्याय 4 दरबारी का आचरण। जिस किसी को भी संसार और उसके मामलों का पर्याप्त अनुभव हो, वह किसी स्वार्थी मित्र के प्रभाव से ऐसे राजा का पक्ष प्राप्त कर सकता है जो सौम्य गुणों से संपन्न हो और संप्रभुता के सभी तत्वों से युक्त हो। वह किसी भी राजा का पक्ष ले सकता है, बेशर्ते वह सोचे जिस प्रकार मुझे एक संरक्षक की आवश्यकता है उसी प्रकार इस राजा को अच्छी सलाह की रुचि है और वह सौम्य स्वभाव का है। वह ऐसे राजा का भी पक्ष ले सकता है जो गरीब हो और संप्रभुता के तत्वों से रहित हो, लेकिन कभी भी ऐसे राजा का नहीं जो भ्रष्ट चरित्र का हो। जो कोई भी राजा अच्छे स्वभाव और सौम्य चरित्र से रहित हो, वह राजनीति के विज्ञान के प्रति अपनी आदतन घृणा और दुष्ट मार्गों की जन्मजात प्रवृत्ति के कारण अपार संप्रभु शक्ति होने के बावजूद अपनी संप्रभुता को बनाए नहीं रख सकता। एक दयालु राजा के समक्ष प्रवेश प्राप्त करने पर वह राजा को विज्ञान के विषय में शिक्षा देगा। राजा की ओर से कोई विरोध न होने पर उसकी स्थिति सुरक्षित रहेगी। जब गहन विचार विमर्श की आवश्यकता वाली वर्तमान या भविष्य की योजनाओं के संबंध में उसकी राय मांगी जाए तो वह निडरता और बुद्धिमत्ता से तथा मंत्रियों की सभा से विरोध के भय के बिना न्याय और मितव्ययिता के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी राय व्यक्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह न्याय और मितव्ययिता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकता है और राजा को बता सकता है
इस नियम का पालन करते हुए कि दुष्ट लोगों के किसी भी शक्तिशाली गठबंधन को बलपूर्वक कुचलने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यदि दुष्टों को मजबूत समर्थन प्राप्त है तो उनके विरुद्ध बल प्रयोग करो। मेरी सलाह, मेरे चरित्र और मेरे रहस्यों का अनादर मत करो, और मैं इशारों के माध्यम से तुम्हें किसी को भी दंड देने से रोकूंगा यदि तुम जानबूझकर या उकसावे में ऐसा करने जा रहे हो। राजा के साथ ऐसे समझौते के द्वारा कोई दरबारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। वह राजा के बगल में और निकट बैठेगा तथा किसी अन्य दरबारी की सीट से दूर बैठेगा। वह सभा के किसी भी सदस्य की राय के विरुद्ध गुप्त रूप से बोलने से बचेगा। वह कभी भी अविश्वसनीय या झूठे बयान नहीं देगा, नहीं बिना कारण के जोर से हंसेगा, नहीं शोर मचाएगा और नहीं थूकेगा। वह किसी दूसरे से गुप्त रूप से बात करने, सभा में किसी दूसरे से बातचीत करने, सार्वजनिक रूप से राजसी वस्त्र धारण करने, अहंकार, मस्खरापन, रत्नों और पदोन्नति की खुली मांग करने, एकांत से देखने, होठ काटने, धमकाने, राजा के बोलते समय उन्हें टोकने, किसी शक्तिशाली दल से शत्रुता रखने, महिलाओं, दलालों, विदेशी राजाओं के दूतों, शत्रुओं, विरोधी दलों, बर्खास्त अधिकारियों और दुष्ट लोगों के साथ संगति करने, किसी एक उद्देश्य के प्रति हठपूर्वक अडिग रहने और किसी भी गुट से संपर्क करने से भी बचेगा। उपयुक्त समय का लाभ उठाते हुए उसे राजा के हित की बात करनी चाहिए। अपने मित्र व्यक्तियों के साथ रहते हुए अपने हित की बात करनी चाहिए और उचित समय और स्थान पर तथा न्याय और मितव्ययिता के सिद्धांतों के अनुरूप दूसरों के हितों की बात करनी चाहिए। पूछे जाने पर उसे राजा को वही बताना चाहिए जो अच्छा और मन भावन हो, न कि वह जो बुरा हो भले ही मन भावन हो। यदि राजा सुनने के लिए तैयार हो तो वह चुपके से वह बात भी बता सकता है जो अप्रिय होते हुए भी अच्छी हो। वह चुप भी रह सकता है, लेकिन उसे कभी भी घृणित बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजा को नापसंद बातों का जिक्र न करके अवांछित व्यक्ति भी शक्तिशाली बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि राजा केवल सुखद चीजों को पसंद करता है और उनके बुरे परिणामों की परवाह नहीं करता। इसलिए उन्होंने इसकी इच्छा का पालन किया है। हंसी मजाक में हंसते समय उसे जोर से हंसने से बचना चाहिए। उसे दूसरों पर बुरी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और न ही दूसरों पर बुराई का आरोप लगाना चाहिए। उसे अपने साथ हुए बुरे कामों को माफ कर देना चाहिए और पृथ्वी के समान सहनशीलता रखनी चाहिए। आत्मरक्षा एक बुद्धिमान व्यक्ति का पहला और सर्वोपरि विचार होना चाहिए, क्योंकि राजा की सेवा में रहने वाले व्यक्ति का जीवन आग में जीवन के समान ही होता है। जबकि आग शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर को जला देती है, वहीं राजा के पास अपने सेवकों के पूरे परिवार, जिसमें पुत्र और पत्नियां शामिल है, को नष्ट करने या उन्हें आगे बढ़ाने की शक्ति होती है। अध्याय 5, समय समय पर सेवा करना। जब कोई दरबारी मंत्री के रूप में नियुक्त होता है तो उसे सभी प्रकार के खर्चों के बाद बची हुई शुद्ध आय दिखानी होगी। उसे बाहरी, आंतरिक, गुप्त, सार्वजनिक, खर्चीले या मामूली हर प्रकार के कार्य का सटीक विवरण देना होगा। वह राजा के शिकार, जुआ, शराब पीने और यौन सुखों में उसका साथ देगा। राजा की सेवा करते हुए वह चापलूसी करके उसे बुरी आदतों से बचाने और शत्रुओं की साजिशों, षड्यंत्रों और छल से सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। वह राजा के मन और हाव भाव को समझने का भी प्रयास करेगा। अपने भटकते विचारों को एक संकल्प में एकत्रित करके राजा अपनी उपस्थिति और गतिविधियों में अपनी प्रवृत्ति, क्रोध, प्रसन्नता, दुख, दृढ़ संकल्प, भय और विपरीत भावनाओं के युग्मों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। दूसरों में बुद्धिमत्ता देखकर वह प्रसन्न होता है। वह दूसरों की बातों पर ध्यान देता है, उन्हें बैठने की जगह देता है, एकांत में मिलने देता है, संदेह के स्थानों पर संदेह नहीं करता है, बातचीत में आनंद लेता है, बिना याद दिलाए ही असहजता से चीजों को नहीं देखता, तर्क संगत बातों को सहन करता है, मुस्कुराते हुए आदेश देता है, हाथ से स्पर्श करता है, प्रशंसनीय बातों पर नहीं हंसता, अपने पीछे खड़े व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करता है, दोपहर के भोजन के समय दरबारी को याद करता है, दरबारी के साथ खेलों में भाग लेता है, संकट में होने पर दरबारी से परामर्श करता है,
दरबारी के अनुयायियों का सम्मान करता है, रहस्य प्रकट करता है। दरबारी का और अधिक सम्मान करता है, उसे धन देता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। ये राजा की दरबारी से संतुष्टि के संकेत है। उपरोक्त का विपरीत भाग राजा की नाराजगी को दर्शाता है, फिर भी हम उन्हें सरल शब्दों में वर्णित करेंगे। दरबारी के सामने क्रोधित दिखाना, उसकी बात सुनने से बचना या इनकार करना, उससे बैठने या उससे मिलने की अनिच्छा दिखाना, उससे बात करते समय शब्दों और लहजे में बदलाव करना, एकांत से देखना, भौहें पीटना, होंठ काटना, पसीना आना, बिना किसी स्पष्ट कारण के जोर जोर से सांस लेना और मुस्कुराना, खुद से बातें करना, शरीर को अचानक झुकाना या उठाना, दूसरों के शरीर या आसन को छूना, दूसरे की परेशान करना, विद्या, जाति और देश का अपमान करना, समान दोषों वाले सहकर्मी की निंदा करना, विपरीत दोषों वाले व्यक्ति की निंदा करना, अपने प्रतिद्वंदी की निंदा करना, उसके अच्छे कर्मों को स्वीकार न करना, उसके बुरे कर्मों को गिनाना, कक्ष में आने वाले हर व्यक्ति पर ध्यान देना, अत्यधिक उपहार देना, झूठ बोलना, राजा को मिलने आने वाले आगंतुकों के व्यवहार और रवैये में बदलाव, यहाँ तक कि दरबारी को मनुष्य के अलावा अन्य जानवरों के जीवन में आए बदलावों पर भी ध्यान देना चाहिए। कात्यायन का मानना है कि वह राजा अपनी कृपाओं की व्यापक वर्षा करता है। कनिका भारद्वाज कहते हैं कि क्रौंच एक पक्षी दाईं ओर से बाईं ओर चला गया है। दीर्घचारायन कहते हैं कि वह राजा घास के समान है। घोटामुख कहते हैं कि वह गीले कपड़े के समान है। किंजलका का कहना है कि वह हाथी की तरह पानी उंडेल रहा है। पिसुना का मत है कि उसे रथ का घोड़ा घोषित कर देना चाहिए। पिसुना के पुत्र का कहना है कि जब प्रतिद्वंदी को रिझाने की कोशिश की जाती है तो अपमान की स्थिति उत्पन्न होती है। जब धन और सम्मान का साथ छूट जाता है तो ऐसे राजा को त्याग दिया जाता है, या राजा के चरित्र के साथ साथ अपनी कमियों को पहचान कर वह स्वयं को सुधार सकता है, या वह राजा के सबसे अच्छे मित्रों में से किसी एक की शरण ले सकता है। राजा के मित्र के साथ रहते हुए दरबारी को अपने मित्रों के माध्यम से अपने स्वामी की कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और फिर राजा के जीवित या मृत होने की परवाह किए बिना अपने मूल स्थान पर वापस लौटना होता है। अध्याय 6 राज्य का सुदृढ़ीकरण और पूर्ण संप्रभुता। मंत्री इस प्रकार राजा पर आने वाली विपत्तियों को टालेंगे। राजा की संभावित मृत्यु से बहुत पहले वे अपने मित्रों और अनुयायियों के साथ मिलकर राजा से महीने में 1 या 2 बार मिलने की अनुमति देंगे और अन्य अवसरों पर उनके आने से बचेंगे, इस बहाने से कि राजा ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं जो राष्ट्रीय विपत्तियों को टालने, शत्रुओं का नाश करने, जीवन को लंबा करने या पुत्र प्राप्ति में सहायक है। उचित अवसरों पर वह न केवल जनता के सामने बल्कि मित्रों या शत्रुओं के दूतों के सामने भी एक छद्म राजा का रूप धारण कर सकता है, और यह झूठा राजा आवश्यकता अनुसार मंत्री को अपना मुखपत्र बनाकर उनसे बातचीत करेगा और द्वारपाल और हरम के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से मंत्री राजा के आदेश प्राप्त करने का दिखावा करेगा। दुराचारियों के प्रति नाराजगी या दया केवल अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाएगी। राजकोष और सेना दोनों को 2 विश्वसनीय और गोपनीय व्यक्तियों की कमान में और एक स्थान पर रखा जाएगा, या तो किले के भीतर या राज्य की सीमा पर। शाही परिवार के रिश्तेदार, राजकुमार और अन्य प्रमुखों को ऐसे कार्यों में लगाया जा सकता है, जैसे कि किसी ऐसे सरदार को पकड़ना जो किसी किले या जंगली इलाकों के कमांडर के रूप में कार्यरत रहते हुए अपने मजबूत समर्थकों के साथ शत्रुतापूर्ण हो गया हो, या उन्हें कठिनाइयों से भरे अभियान पर भेजा जा सकता है, या राजा के मित्र के परिवार से मिलने के लिए भेजा जा सकता है। पड़ोसी राजाओं में से जो भी आक्रमण का खतरा पैदा करता प्रतीत होता है, उसे किसी उत्सव, विवाह, हाथियों की अधिग्रहण, घोड़ों या माल की खरीद, या उसे सौंपे गए और कब्जा किए गए कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, या ऐसे शत्रुओं को किसी सहयोगी द्वारा तब तक रोके रखा जा सकता है जब तक कि उसके साथ कोई ऐसा समझौता न हो जाए जो निंदनीय न हो, या उसे जंगली जनजातियों या उसके शत्रुओं के क्रोध का पात्र बनाया जा सकता है।
या उसके निकटतम रिश्तेदारों में से जिसे भी सुरक्षा में रखा जाता है उसे उसके क्षेत्र का एक हिस्सा देने का वादा किया जा सकता है और उसे उसके विरुद्ध खड़ा किया जा सकता है। या फिर राजा के परिवार के रईसों और राजकुमारों की मदद से मंत्री भावी उत्तराधिकार का राज्याभिषेक करवा सकता है और उसे जनता के सामने पेश कर सकता है। या जैसा कि दंडों के संबंध में अध्याय में बताया गया है, राज्य के कांटों को हटाकर वह प्रशासन का संचालन कर सकता है। या यदि पड़ोसी राजाओं में से कोई प्रमुख परेशानी पैदा करता प्रतीत हो तो मंत्री उसे यह कहकर आमंत्रित कर सकता है, यहाँ आओ और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, और फिर उसे मृत्युदंड दे सकता है। या खतरों को दूर रखने के लिए ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। या फिर प्रशासन का भार धीरे धीरे उत्तराधिकारी के कंधों पर डालने के बाद मंत्री जनता को राजा की मृत्यु की घोषणा कर सकता है। यदि राजा की मृत्यु शत्रु के क्षेत्र में हो जाती है तो मंत्री शत्रु और मृत राजा के शत्रु होने का दिखावा करने वाले किसी मित्र के बीच समझौता कराकर स्वयं को अलग कर सकता है, या राजा के किले में किसी पड़ोसी राजा को स्थापित करके स्वयं को अलग कर सकता है, या युवराज को स्थापित करके सेना को शत्रु के विरुद्ध लगा सकता है और शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने पर, जैसा कि अन्यत्र विस्तार से बताया गया है, वह ऐसे उपाय कर सकता है जो खतरों को टाल सके। कौटिल्य कहते हैं, इस प्रकार मंत्री को संप्रभुता की शक्तियां अपने आप से ग्रहण करनी चाहिए। भारद्वाज कहते हैं, ऐसा नहीं है, राजा के मृत्यु शैया पर पड़े होने पर मंत्री राजकुमारों और राज परिवार के अन्य सरदारों को आपस में या अन्य सरदारों के विरुद्ध खड़ा कर सकता है। जो कोई भी राज्य पर आक्रमण करे उसे जनता को अशांति और असुविधा पहुंचाने के बहाने मृत्युदंड दिया जा सकता है। या राज परिवार के प्रमुख विद्रोहियों को गुप्त रूप से दंडित करके और उन्हें अपने वश में करके मंत्री स्वयं राज्य पर अधिकार कर सकता है, क्योंकि राज्य के कारण पिता अपने पुत्रों से और पुत्र अपने पिता से घृणा करते हैं, तो फिर राज्य का एकमात्र आधार मंत्री क्यों हो? इसलिए वह कभी भी उस चीज को नहीं त्यागेगा जो स्वेच्छा से उसके हाथ में आई है, क्योंकि लोगों में यह आम धारणा है कि जो स्त्री स्वेच्छा से प्रेम करती है उसे त्यागे जाने पर वह पुरुष को शाप देती है। जो व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होता है उसे वह अवसर केवल एक बार ही मिलता है, और जब वह अपना काम पूरा करने के लिए इच्छुक हो तब वह अवसर दोबारा नहीं होता। कौटिल्य कहते हैं, परंतु जनता के क्रोध को भड़काने वाला कार्य करना अधर्म है और न ही यह कोई स्वीकृत नियम है। अतः राजा को राज्य में ऐसे पुत्र को स्थापित करना चाहिए जो सौम्य गुणों से युक्त हो। अच्छे चरित्र वाले राजकुमार के अभाव में वह अपने समक्ष किसी दुष्ट राजकुमार, राजकुमारी या गर्भवती रानी को स्थापित कर सकता है और अन्य मंत्रियों से कह सकता है, यह तुम्हारी जाति है, इस पुत्र के पिता के साथ साथ अपने शौर्य और वंश का भी ध्यान रखो। यह पुत्र मात्र एक प्रतीक है और तुम स्वयं स्वामी हो। कृपया बताओ मैं क्या करूं? जब वह यह कह रहा होगा तो पहले से विश्वास में लिए गए अन्य लोग उत्तर में कहेंगे, आपके नेतृत्व वाले व्यक्ति के अलावा राजा की चारों जातियों के जनसमूहों की रक्षा कौन कर सकता है? तब अन्य मंत्री भी निश्चित रूप से इससे सहमत हो जाएंगे। तदनुसार वह एक राजकुमार, राजकुमारी या गर्भवती रानी को सिंहासन पर बिठाएगा और उसे सभी शाही रिश्तेदारों के साथ साथ मित्रों और शत्रुओं के दूतों को भी दिखाएगा। वह मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को अधिक भरण पोषण और वेतन प्रदान करेगा और उनसे वादा करेगा कि यह लड़का वयस्क होने पर आपका वेतन और भी बढ़ाएगा। वह किलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभारी प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ मित्रों और शत्रुओं दोनों के दलों से भी यही वादा करेगा। फिर वह राजकुमार की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, या फिर वह राजकुमारी से उसी जाति के किसी पुरुष द्वारा उत्पन्न संतान को सिंहासन पर स्थापित कर सकता है। वह राजकुमार के प्रतिनिधि के रूप में उसी परिवार की कम वीर और सुंदर स्त्री को रखेगा ताकि माता का मन अनावश्यक आशंकाओं से विचलित न हो। वह उसकी उचित रक्षा करेगा। वह स्वयं विलासितापूर्ण भोग विलास में लिप्त नहीं रहेगा। राजा के लिए वह नए रथ, घोड़े, आभूषण, वस्त्र, स्त्रियां और महल उपलब्ध करा सकता है। जब राजकुमार वयस्क हो जाता है तो वह राजा से
बौद्धिक चिंताओं से मुक्त होने का अनुरोध कर सकता है। यदि राजा अप्रसन्न हो तो वह राजा का साथ छोड़ सकता है, और यदि राजा प्रसन्न हो तो उसका अनुसरण कर सकता है। यदि वह मंत्री पद के जीवन से उब जाता है तो वह रानी को राजकुमार के पालन पोषण के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा उपायों और व्यक्तियों के बारे में सूचित करने के बाद किसी जंगल में जा सकता है या कोई लंबा संन्यास ले सकता है। यदि राजा सरदारों के प्रभाव में भी हो तो मंत्री राजा की प्रिय व्यक्तियों के माध्यम से इतिहास और पुराणों से लिए गए उदाहरणों सहित उसे शासन के सिद्धांतों की शिक्षा दे सकता है। एक सिद्ध तपस्वी का वेश धारण करके मंत्री राजा को प्रसन्न कर सकता है और राजा को अपने प्रभाव में लाकर वह राजद्रोहियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसी के साथ कौटिल्य अर्थशास्त्र के 15 खंडों में से पंचम खंड समाप्त होता है। आरंभ से 96 अध्याय समाप्त होता है। अभी तक यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक्स विद सौरभ।